स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के मिड टर्म सैम्पल पेपर के बारे में, जो कि 2022-23 का है। मैं आप सभी को बता दूं, CBSE के द्वारा अभी तक कोई भी सैम्पल पेपर जारी नहीं किया गया है। ये मैंने खुद से बनाया है ये सैम्पल पेपर, जिससे आपको आपके जो अक्टूबर में मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए और आप एक दो पेपर सॉल्व करके आप अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकें। ठीक है, तो ये जो सैम्पल पेपर है ये बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर साझा करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को भी देखेंगे। ये जो 22-23 का जो ये मिड टर्म होने वाला है आपका अक्टूबर में, उसका पैटर्न क्या है उनको भी समझेंगे। और तो और आपका जो पेपर आएगा वो 99.9% जो है ना इसी पैटर्न पर आधारित होगा। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिड टर्म का पेपर किस प्रकार का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सैम्पल पेपर है, मिड टर्म सैम्पल पेपर 2022-23। ठीक है, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का ये जो आपका मिड टर्म होगा अक्टूबर में, तो ये आपका 80 नंबर का होगा, जिसे करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़े से सामान्य निर्देशों को पढ़ लेते हैं ताकि हम अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ सकें। तो सभी क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी होंगे। जो सेक्शन ए होगा उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे उनको आप एक लाइन से ज़्यादा नहीं लिखोगे। ठीक है, आपको अपना टाइम सेव करना है पेपर के दौरान। फिर जो आपका सेक्शन बी होगा उसमें आपको जो 17वां और 18वां क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे और उन पैराग्राफ से हर एक पैराग्राफ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से अपने मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, जो आपका 19 से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे और इनका आंसर आपको 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, आपको टाइम सेव करना है, ज़्यादा नहीं देना है। बाद में जब आपका पेपर हो जाए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाद में उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको पहले एक्स्ट्रा में नहीं चलना है, ज़्यादा वर्ड नहीं लिखने हैं। ठीक है, पहले आप उतना ही करिए जितना कहा गया है। 40 वर्ड कहा गया तो 40 वर्ड लिखिए, 100 कहा गया तो 100 वर्ड लिखिए। ठीक है, फिर जो आपका जो 23 से लेकर 27 तक ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, और इनका आंसर आपको 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं। आपका जो 28वां और 29वां क्वेश्चन होगा वो मानचित्र और कार्टून पर आधारित होगा, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका 28वां क्वेश्चन होगा वो आपके मानचित्र से संबंधित होगा। आपको एक वर्ल्ड का मैप दे दिया जाएगा और उसमें आपको जगहों को लोकेट करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, और जो 29वां क्वेश्चन होगा वो आपका कार्टून के ऊपर आधारित होगा, यानी कि कार्टून को देखकर आपसे 3-4 या फिर 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ये, इसको छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 30 से लेकर 32 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 6-6 नंबर के होंगे। इनका आंसर आपको 150 वर्ड्स में देने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका पैटर्न, कि इसका पैटर्न किस प्रकार का है। ठीक है, मैंने आपको जनरल से इंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने सेक्शन ए को। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है जितने भी सेक्शंस हैंगे मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ। आपको जो इसका लिंक हैगा, जो इसका PDF है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि CIS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि CIS का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो ऐसे ही एक एक नंबर का आएगा तो एक लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो मैंने आपको बताया था 9 नवंबर 1989 को इसकी दीवार गिराई गई थी। ठीक है, 89। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा कि ठीक है, तो ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे। आपको इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन होंगे। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि आसियान की फुल फॉर्म क्या है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान। तो बस आपको इतना ही बताना है। ठीक है, पूरा डिटेल में उसको नहीं एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो मैंने आपको बताया था 1962 में जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल ईजी होंगे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया गया था, जिन्ना के द्वारा। तो आपको इसमें क्या बताना है कि जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत आज़ाद हुआ था, सॉरी
इसमें आपको बताना है कि जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत मैंने आपको बता रखा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जिन्ना का मानना ये था, मुस्लिम लीग का मानना ये था, उन्होंने कहा कि जो भारत है वो दो कौमे का है, कोई एक कौमे का नहीं है। दो कौमे का हैगा, एक हैगा हिंदुस्तान और एक है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की मांग करते हुए, पाकिस्तान के लक्ष्य को पूरा करते हुए जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको ये आंसर में बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस भाषण को भाग्यवतु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में, तो इस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया जिसे कहा गया भाग्यवतु से चिर प्रतीक्षित भेंट तक। इसे आपसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे एक नंबर वाले, ठीक है। तो देखिए मैंने इस पीडीएफ में शुरुआत में तो सारे क्वेश्चंस लिख रखे होंगे ताकि जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको एक तरीके से ऐसा लगे कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप पूरे 3 घंटे बैठिए आराम से एक सेपरेट रूम में और इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका आंसर चेक करना होगा तो यहाँ पर बिल्कुल आप पीडीएफ के नीचे में जाओगे तो आपको यहाँ पर इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से सॉल्यूशंस स्टार्ट हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला प्रश्न है हमारा वो है CIS की फुल फॉर्म। तो CIS की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिए, जो नहीं कराए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था। फिर नेक्स्ट है हमारा कि रजवाड़ों के शासकों और भारतीय संघ के मध्य जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे क्या कहा गया? कि जब रजवाड़ों को भारत में मिलाया गया तो एक एग्रीमेंट बनाया गया था, तो उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? किस एग्रीमेंट पर रजवाड़ों के शासकों ने साइन किया था? तो उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस सेट भी आप इसे कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से आपका क्या अभिप्राय है? कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि IMF की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका क्या अभिप्राय है इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको चैप्टर 6 कराया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि जो IMF है ये वैश्विक स्तर पर जो पैसे से रिलेटेड जो काम होता है उसकी देख रेख करती है, और तो और ये अगर किसी देश में क्राइसिस हो जाते हैं, कोई संकट आ जाता है, कोई तकनीकी सहायता चाहिए होती है, तो ये उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक संस्था है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WTO, आपसे इसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। WTO, W से मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो इससे क्या अभिप्राय है? तो मैंने आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, विश्व व्यापार, यानी कि एक ऐसा संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर जो व्यापार के लिए जो नियम तय करते हैंगे, जो नियम बनाते हैंगे, जो देखते हैं कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, वो उस संस्था को कहा जाता है, उस संगठन को कहा जाता है WTO। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। यहाँ से सारे आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि UNO के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। ये आपका 11th क्लास वाली से आएगा, मैंने साथ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए तभी भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि सीमांत गांधी से सीमांत गांधी ने के नाम से यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पर की आएगा, आप की मेंशन कर दीजिएगा। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आसियान के 2 संस्थापक देशों के नाम बताने हैं। तो मैंने जब आपको ये चैप्टर कराया था तो मैंने आपको आसियान के 5 परमानेंट मेंबर्स और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के नाम बताए थे मैंने, जो कि 5 जो संस्थापक देश थे उनको याद करने की ट्रिक थी IMPST। IMP मतलब इंपॉर्टेंट लिखते हैं ना IMP, तो वैसे ही बस ST लगा देना, इम्पेस्ट। इम्पेस्ट से कैसे होगा? तो देखिए IMPST, ठीक है। I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलीपींस,
S फॉर सिंगापुर और T फॉर थाईलैंड। तो आपको इन पांचों में से कोई भी 2 संस्थापक देशों के नाम लिख देने हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन होंगे, सब इसका आंसर यूएनओ डाल के आ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर यूएनओ नहीं है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, और इस नुकसान को देखते हुए एक ऐसी संगठन, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण कराया जाता है जिसका उद्देश्य होता है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक सके, द्वितीय विश्व युद्ध ना हो इसको रोक सके। लेकिन जो जो संगठन बनाया गया था उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्र संघ। लेकिन जब ये कारगर साबित नहीं हुआ और इसने द्वितीय विश्व युद्ध को भी होने दिया, तो ऐसी स्थिति में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो 1945 के बाद, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो उसके बाद यूएनओ की स्थापना होती है, और जो कि अभी तक चले आ रहा है, जिसने अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने दिया। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस हो रहे हैं, फिर भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अभी तक बना हुआ है, अस्तित्व में है। तो आपको बताना है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध वाला बताना है, तो इसका आंसर लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। फिर आपका यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन बी है उसमें आपका 17वां क्वेश्चन और जो 18वां क्वेश्चन है उसमें आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, और उस पैराग्राफ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको फिल करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिए। तो आई होप आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। अगर आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ये रहा, ठीक है। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका पैराग्राफ देखना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा कि नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे, ठीक है। 3 बड़े उद्देश्य थे, कौन कौन से थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, पहला संप्रभुता को बनाए रखना, दूसरा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीसरा तेजी से आर्थिक विकास करना। तो इसके 3 उद्देश्य थे, आप कोई भी एक लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमसे एक ही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर अपना दिमाग मत चलाइएगा, एक पूछा गया है, एक ही लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकतंत्र के हिमायती उपरोक्त गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यूएसए के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। और यहाँ पर प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो ये दोबारा से वही क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। इसको जो है ना आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, बहुत ईजी होते हैं क्योंकि ये। अब देखिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है। तो 18वें में देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इसमें भी आपको गद्यांश को पढ़कर उसके आंसर देने हैं। तो आप एक बार रीड कर लीजिए इसे जल्दी जल्दी। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राज्य के अनिवार्य कार्य कौन से होंगे। तो आप यहाँ पर पैराग्राफ में देखा होगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यह हैगा राज्य का अनिवार्य कार्य, ठीक है। भारत ने कौन से वर्ष में वैश्वीकरण को अपनाया। तो आपको ये सिंपल सा, अगर आपने पैराग्राफ नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा कि 1991 में भारत ने मुक्त व्यापार की नीति को मतलब अपने व्यापार के जो मुक्त व्यापार की नीति है उसको अपनाया था और अपने दरवाज़ों को खोल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा गया है वैश्वीकरण वाले चैप्टर से कि क्यों अपनाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि उस समय भारत में जो है ना काफ़ी ज़्यादा वित्तीय संकट आने वाला था, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी रीड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन होंगे, इनका आंसर आपको देने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले आप जो साथ में आपको जो PDF है, ये पूरा PDF है जिसमें आंसर भी है, तो पहले आप कोशिश करिएगा कि आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब आपको ये PDF मिल जाए, उसके बाद जब आप पूरा पेपर कर लें, उसके बाद आप आंसर देखिए और खुद से अपने आप को मार्क्स दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए शॉक थेरेपी क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है आघात पहुँचाकर उपचार करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता के नए केंद्र के रूप से आप क्या समझते हैं कि सत्ता के नए केंद्र, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, मैंने आपको बताया था कि जब USSR का अंत हो जाता है तो ऐसे में अमेरिका का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वर्चस्व को कम करने के लिए और तो और वैश्विक स्तर पे बहुध्रुवीय विश्व बनाने के लिए बहुत से ऐसे संगठन और देश उभर कर सामने आते हैं जो कि अमेरिका के वर्चस्व को कम करते हैं। आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। निषेधाधिकार यानी वीटो, ठीक है। वीटो के बारे में मैंने आपको बताया था कि वीटो पावर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कि सुरक्षा परिषद में कोई भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के लिए अगर वीटो कर देता है तो वो जो नियम होगा, जो भी कानून होगा, विधेयक होगा, वो पारित नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर बताना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके 2 लाभ क्यों बनाए जाते हैं, ये इनके बारे में बताना है आपको। सिंपल सा शांति और युद्ध ना हो इसके लिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, उन सब के एक साथ सामना करने के लिए ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसके अथवा में, देखिए आपको क्वेश्चन के अथवा में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या आएगा कि गांधी के अनुसार 15 अगस्त 1947 की खुशी और गमी दोनों का दिन क्यों था। तो आप जानते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली बात थी, लेकिन गम वाली बात इसलिए थी क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो आज़ाद होते ही विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं जब भारत 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ तो उसी समय पाकिस्तान का भी बंटवारा, भारत का भी बंटवारा हो गया और पाकिस्तान और भारत 2 देश बने, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार इजराइल, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है आपके सिलेबस में भी है इजराइल का टॉपिक कि वो किस प्रकार एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में आएगा, ठीक है। आपको बताना है इसकी पावर्स के बारे में बताना है कि ये किस प्रकार जो है ना विश्व में इतनी उभरती हुई शक्ति के रूप में बन गया है, ठीक है। तो इसके बहुत ही ज़्यादा इसकी उच्च प्रति व्यक्ति आय है, प्रौद्योगिकी काफ़ी तेज है इसकी, प्रौद्योगिकी में भी काफ़ी ज़्यादा ये आगे है, ठीक है। तो ये रीजंस हैं जो इसे एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में और अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सत्ता के नए केंद्र के रूप में है ये। इन सब का आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हैदराबाद रियासत किस प्रकार भारत में इसका विलय हुआ, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप हैदराबाद की स्थिति के बारे में बता दीजिए कि आप जानते हैं कि हैदराबाद के जो शासक थे जिन्हें क्या कहा जाता था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और भारत कब आज़ाद हुआ, हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ, इसके बारे में यहाँ पर मैंशन है, ठीक है। आपको पूरी तरह से उसके बारे में बताना है, ठीक है। पूरी इसकी स्टोरी लिख देनी है आपको। निज़ाम कहा जाता था उनके शासकों को, और उनके सेना को क्या कहा जाता था, जल्दी बताइए। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि भारत निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, फिर भी भारत जो है परमाणु परीक्षण किए, और फिर भी भारत ने परमाणु परीक्षण किए, इसके पीछे भारत की परमाणु नीति क्या थी, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर देना है इसका। कुछ इस प्रकार का है कि जो निशस्त्रीकरण है को बल शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियाँ अपनी जो परमाणु शक्ति है उसको बढ़ाना चाहते थे। तनाव और तीसरे युद्ध से बचने के लिए यह आवश्यक था कि इन हथियारों की कमी की जाए, ठीक है। आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है कि भारत ने NPT का विरोध क्यों किया, ये सब चीज़ें आपको बतानी है पूरे एक्सप्लेन से, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर करने से मना क्यों कर दिया भारत ने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भेदभाव वाला वो संधि थी, ठीक है। आपको ये सब बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको PDF जो है मिल जाएगी, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए इसका अथवा दे रखा है हमें कि नेहरू विदेशी नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत क्यों मानते थे, इसके बारे में आपको बताना है कि जब भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है तो इस पर जो है जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे, इसको हमें
बताना है। ठीक है, आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, ये सारे आंसर आपको मेंशन करने हैं अपने एग्ज़ाम के पेपर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या आपके अनुसार शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का बेहतर तरीका था? आपको ये बताना है कि शॉक थेरेपी किस प्रकार, मतलब इसके परिणाम क्या निकले और ये किस प्रकार जो है ना, इससे इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो आपको ये सारे चीज़ें मेंशन कर देनी है। ठीक है, इसके राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों का भी यहाँ पर वर्णन करना है आप सभी को, कि राजनीतिक अस्थिरता, संसाधनों के लिए टकराव, ये सभी आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, अब देखिए इसका भी अथवा दे रखा है हमें, कि अब हमसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का अथवा है वैसे, कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएनओ की निम्न संस्थाओं के बारे में बताना है। आपको बता रखा है मैंने, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डब्ल्यूटीओ, ये सभी क्या आएंगी, ये इसकी संस्थाएं हैं। तो इन सभी संस्थाओं तो हमसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो यूएनओ की संस्था आएगी जिसका नाम है यूनिसेफ और आईएलओ, इनके बारे में आपको डीपली तरीके से बताना है कि आप जानते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है यूनिसेफ। ठीक है, इसका जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ठीक है, इसका पूरा नाम है यूनिसेफ का। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूयॉर्क किस देश में है। ठीक है, आपको ये बताना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या आएगा वो बताना है आपको, कि बच्चों के लिए जो आपातकालीन निधि एकत्रित करना आएगा, इसका उद्देश्य है। ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी है यूनिसेफ में। ठीक है, अब आईएलओ के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, की जो मजदूरों की जो स्थिति है उसकी जांच करता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था है ये एक, इसमें सदस्य देशों के बारे में आपको बताना है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिसेफ, इसके बारे में बताना है कि कब इस्टेब्लिश किया गया था। आईएलओ, सब चीज़ें बतानी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई? ठीक है, जब पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी तो उस समय कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, कि सेना को इस प्रकार किसका, पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व किस प्रकार का था। ठीक है, यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, आतंकवाद, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हित, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अब जो हमारा सेक्शन ई है उसमें क्या कहा गया है कि आपको मैप पर इन देशों को लोकेटेड करना है, ABCD। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अगर आपको इसके आंसर नहीं भी आते ना, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो हमसे ये सी वाला है, देख लीजिए, ये यहाँ पर वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय, किसका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय। इसके अलावा आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा, तो ये आपका स्विट्ज़रलैंड में आएगा। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, जो कि आपका आएगा ई कहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपको ई दिखाई दे रहा है ये आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन सा आएगा। ठीक है, आपको बताना है कि आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, सी तो हमारा हो चुका है, ई भी हमारा हो चुका है, बचाएगा हमारा A, D और ये B। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो फ्रांस है वो स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। नेक्स्ट है हमारा कि 2006 में वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा था, तो वो सोवियत संघ था। सॉरी, यहाँ पर सोवियत संघ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा रशिया आएगा। ठीक है, रूस आएगा। क्यों, क्योंकि 25 दिसंबर 1991 में जो है USSR का विघटन हो जाता है, तो USSR बचता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको रूस लिखना है, ना कि USSR।
ठीक है, सोवियत यूनियन नहीं लिखना है, यहाँ पर रखना है आपको रशिया, RUSSIA, ठीक है, रशिया लिखना है आपको। नेक्स्ट रहेगा यूएनओ के महासचिव किस देश के हैं, तो आप जानते हैं स्पेन के हैं, सॉरी पुर्तगाल के हैं, ठीक है, पुर्तगाल के हैं ये, जो कि वर्तमान में यूएनओ के यूएनओ के महासचिव हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये कार्टून पर आधारित ये आएगा आपका, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो दाएं और खड़े नेता हैं उनको पहचाना है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि यह कार्टून जो राजा और प्रजा में किस प्रकार का संबंध को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में हमें बताना है कि ये जो रियासतों के शासक है उन्होंने लोगों का किस प्रकार दमन और शोषण किया है, ये इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आप इसका भी आंसर देख सकते हैं कि रजवाड़ों की समस्या को हल करने के लिए दाएं और खड़े जो नेता हैगा उन्होंने किस प्रकार के तरीकों को अपनाया, इन सब के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आपको ये सपोर्ट मटेरियल में भी इसके आंसर मिल जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन F। ठीक है, सेक्शन F स्टार्ट होता है जो कि आपके 6 नंबर का है। इसमें पूछा गया है कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके 6 परिणाम क्या निकले, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इन सभी परिणामों को आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा, अगर आप इतना ही लिख के आओगे तो आपको शायद 6 नंबर ना दिया जाए, तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट लिख दिएंगे। आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देना है, ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ा देना है ताकि ये थोड़ा ज़्यादा लगे और आपको मार्क्स भी मिल सके। ठीक है, यहाँ पर हमें परिणाम बताने हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकला। अब देखिए इसका अथवा में हमें दे रखा है कि उन चुनौतियों के बारे में बताना है जो कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके निर्माण में आई थी। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है कि भारत के राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई थी, उन सभी के बारे में हमें बताना है। आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि ऐसे बहुत सी रियासतें थी जो कि अपने आप को स्वतंत्र करना चाहती थी और बहुत सी ऐसी भी रियासतें थी जो कि अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। तो इन सभी को एकजुट करना और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, फिर लोकतंत्र कायम करना जो दूसरी चुनौती थी, जो कि काफ़ी बड़ी चुनौती थी, वो थी लोकतंत्र को कायम करना, यानी लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर लाया जाना। और तीसरी थी विकास, यानी सभी वर्गों के लोगों का समान रूप से विकास करना, ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और बहुत से विद्वान ये भी अनुमान लगा रहे थे कि आपको ये भी लिख देना है कि बहुत से विद्वान ये भी अनुमान लगा रहे थे कि भारत में इतने अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, इतनी ज़्यादा विविधता है कि सभी देशों ने ये अनुमान लगाया था कि भारत जो है ना एकता के सूत्र में नहीं बंध सकता है। लेकिन उसके बाद भी भारत एकता के सूत्र में बंधा और इस प्रेडिक्शन का जो है मतलब प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। ठीक है, अब हमें बताना है 31वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के बारे में हमें बताना है। ये वैश्वीकरण वाले चैप्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों के बारे में आपको बता देने हैं। ठीक है, आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वरना आपको 6 नंबर इसमें नहीं मिल पाएंगे, तो ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए। शुरुआत में कोशिश कीजिएगा कि इसे खुद से सॉल्व करने की। जब आपका पेपर पूरा हो जाए उसके बाद यहाँ से आंसर आप देख सकते हैं, PDF के बिल्कुल नीचे में आपको आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्वीकरण के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, यानी वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन में आप ज़्यादा डीपली और ज़्यादा अच्छी तरीके से लिख पाओगे, ज़्यादा भी लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको ये प्रेफर करना है कि आप कौन सा आंसर बेटर तरीके से लिख सकते हो, अथवा वाला या फिर जो बताया गया है पहला वो। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम में, पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से आते हैं, जिन पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। जो नहीं आ रहा है 1 से 2 मिनट लगाइए, नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि राष्ट्र निर्माण के दौरान जो रियासतें थी उनके एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं आई थी, उन सभी के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर आप जितने भी रियासतें जिसको विलय कराने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आप जूनागढ़ की रियासत के बारे में बता सकते हैं, आप हैदराबाद के बारे में बता सकते हैं, भोपाल के निज़ाम के बारे में बता सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप बता सकते हैं, तो आपको ऐसे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका भी अथवा में दे रखा है कि 21वीं शताब्दी के कौन से कारक भारत को एक सशक्त देश बनाते हैं, यानी कि हमें ये बताना है कि भारत किस प्रकार एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आया है। तो आप देख सकते हैं इसका आप वर्तमान के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जो इकोनॉमिक
जो जीडीपी के मामले में जो भारत है वो अब 5वें स्थान पर आ चुका हैगा। तो आप इसका भी उदाहरण यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से भारत का जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है, और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी तेज़ी से इंक्रीजिंग हो रही है, और जो ग्रोथ रेट हैगा वो भी हमारा 7% बढ़ गया है। ठीक है, आपको ये सब भी मेंशन कर देना है। जितना ज़्यादा आप डाटाज को लिखोगे ना उतना ज़्यादा टीचर प्रभावित होगा और उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारी पीडीएफ होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस और भी मिलते रहे। आपको जो इसका पीडीएफ हैगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हैगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, तो उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।